नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जी के गुरु से आज मैं फिर से आपके सामने कुछ नया चीज़ लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी कुछ बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि 12th क्लास के लिए हिस्ट्री की वीडियो अपलोड किया जाए, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें मांग होती है, तो मेरा काम उसको पूरा करना है। दोस्तों, 12th क्लास की हिस्ट्री जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है कि मैं उन्हें 1 घंटे की क्लास में सारे वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने चैप्टर हैं, उनके सारे क्वेश्चंस बता दूं। जितने मेरे प्यारे छात्र हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को शेयर करना ना भूलें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हिस्ट्री है आपकी 12th की, वो जितने भी आज भी एग्ज़ाम होने वाले हैं कल परसों में, वो एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को कि जो भाई तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, जैसे कि SSC, CPO, CGL, इन सब की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं फ्री GK और GS की क्लास दे रहा हूँ। इसके अलावा रीजनिंग क्लास भी हमारे यहाँ पे होती है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ और मैं बता दूँ कि ये वीडियो आपकी 1 घंटे की होगी, जिनमें मैं आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको बता दूंगा, और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपके टॉपिक जो हैं वो आप पहले ध्यान से देख लें। टॉपिक में आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक, चैप्टर कौन कौन से हैं। तो पहला चैप्टर आपका है, जो टॉपिक आपका है इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना आपको है। तो नंबर 1, ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक। दूसरा, राजा, किसान और नगर। तीसरा, बंधुत्व, जाति और वर्ग। चौथा, विचार, विश्वास और इमारतें। तो अगला जो आपका 6 है वो है भक्ति, सूफी परंपरा। चैप्टर 7 आपका है विजयनगर साम्राज्य। जी, आपके 60 टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और इसी के बेस पे जितने भी आपके MCQ है वो सब बनते हैं। तो इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ के आपको जो एग्जाम है उसको क्लियर करना है, क्योंकि MCQs बेस पे क्वेश्चन है। तो मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा, और जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके 90% क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चन का पेपर है तो 45 क्वेश्चंस आप इसी वीडियो को देख करके आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरा पहला टॉपिक आपका है ईंट, मनके और अस्थियां पर। ईंट, मनके और अस्थियां में आपको पता होगा पढ़ना क्या होता है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले बता दूं कि हड़प्पा के मैप को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप हड़प्पा के मैप को नहीं समझते हैं तो आपको हड़प्पा से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस है वो आपसे नहीं बनेंगे। तो आप पहले हड़प्पा के जितने भी मैप है उनको सॉल्व करें वही तरीके से। तो दोस्तों, बता दूं कि हड़प्पा का मैप, पहले इंडिया का मैप बना लो आप।
दोस्तों ये आपका इंडिया का मैप है। अब इंडिया के मैप के थ्रू आप जो है हड़प्पा को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हड़प्पा जो है त्रिभुजाकार में बटा हुआ था। हड़प्पा का जो मैप है वो कैसा है, आयताकार है या त्रिभुजाकार? तो त्रिभुजाकार है। पहला जो प्रांत आपका है यहाँ पे है, ठीक, जिसे हम कहते हैं शुतका गैंडोर। शुतका गैंडोर। तो दोस्तों ये शुतका गैंडोर जो है ये आपका पाकिस्तान के पश्चिमी स्थान बलूचिस्तान में है। कहाँ पे आपका? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक, बलूचिस्तान में ये आपका स्थित है। इसके बाद जो ये आपका है मांदा। मांदा अब कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में मांदा। ये आपका है आलमगीरपुर। गिरपुर, ठीक। इसके बाद आपका महाराष्ट्र में आपका है दायमाबाद। जो मांदा है वो आपका चिनाब नदी किनारे है। चिनाब नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। दायमाबाद पाड़वा नदी। पाड़वा कह लो या आपको गोदावरी कह लो, गोदावरी, ठीक। इसके बाद शुतका गैंडोर की बात करते हैं तो ये दास के रिवर किनारे है, दास की नदी, ठीक। तब बलूचिस्तान कहाँ पता आपको दोस्तों? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है आपका बलूचिस्तान। अब हम अगर बात करें मैप की तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, ठीक, और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ ले जाए और इसको यहाँ से अटैच करें यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ से यहाँ अटैच करें। अब देखा जाए तो जो हड़प्पा का जो मैप है वो कैसा है? त्रिभुजाकार मैप है, ठीक है दोस्तों। तो इतने एरिया में आपका हड़प्पा जो है विकसित हुआ था। इतिहासकारों को हड़प्पा की जो पहली जानकारी है वो 1820 में ही हो गई थी, लेकिन जो उस समय के इतिहासकार थे चार्ल्स मैसन, उसने आगे तक जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी, लेकिन उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया और उन्होंने क्या किया, उस चीज़ों को वहीं बंद कर दिया। पता आपको 1820 के दौरान हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का काम शुरू हो रहा था। रेलवे काम के दौरान रेलवे पटरी पर पत्थर की आवश्यकता थी, तो रेलवे कर्मचारी ने मजदूरों को पत्थर लाने को कहा, तो वहां आसपास देखा बहुत बड़े बड़े पत्थर के दीवार खड़े हैं, ठीक, ईंट की दीवार। उन्होंने उन पत्थरों को, ईंटों को तोड़ के निकाला तो देखा वहां पे एक घर सा बना हुआ मिला, और इसी तरह करते करते उन्होंने देखा पूरा एक नगर सा मिल गया। लेकिन जब 1820 में चार्ल्स मैसन को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह जानकारी दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को दबा दिया, अनदेखा कर दिया। 1850 में जब हम देखते हैं कि आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, आपने नाम सुना होगा, इतिहास के जो ASI के जो पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके जो भाई थे बटरमैन मंधु, उसने हड़प्पा की जानकारी दूसरी बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और लगभग 1820 से लेकर के 1920 तक इसकी कोई भी खोज खबर नहीं थी। तब जाकर के 1921 में आपको डेट याद रखना है दोस्तों कि ये क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। 1921 में दयाराम शाहनी ने जॉन मार्शल के अधीनस्थ होकर के, जॉन मार्शल समय के ASI के डायरेक्टर थे, उनके अंदर रह करके हम देखते हैं कि आपका क्या किया, तो आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम शाहनी ने की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास
बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की और इसके आधार पर जो है हड़प्पा की खुदाई फिर से शुरू हो गई थी। दोस्तों मैं बता दूं कि हड़प्पा, क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, नगर था। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपका यहाँ पर स्थित है और यहाँ पे जो नदी थी वो आपका रावी नदी, जो यहाँ आकर के चुनाव में मिलती थी। ये नदी कौन सी है? आपका रावी। तो हड़प्पा आपका सिंधु नदी किनारे बसा हुआ नहीं था, बल्कि वो रावी नदी किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी किनारे बसा हुआ शहर पता होगा आपको कौन था? ये आपका नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु नदी यहां से होते हुए अरब सागर में कराची होते हुए निकल जाती है और इसी के पश्चिमी प्रांत में एक जगह जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा किस स्थान पर बसा हुआ था, तो रावी नदी किनारे। कहां पे? रावी। हड़प्पा यहां पे था और मोहनजोदड़ो तो आपका सिंधु नदी के किनारे। ये आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पश्चिमी प्रांत में। इस सभ्यता को बेसिकली हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अधिकांश नगर जो मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका एक नाम और है जिसे हम कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। कांस्य इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस टाइम जो वहाँ के लोग थे उन्होंने टीन और तांबा नामक एक ऐसे धातु का निर्माण किया जिन्हें उन्होंने कांसा नाम दिया गया और कांस्य की सहायता से औजार, हथियार, मूर्ति बना करके अपना अर्थव्यवस्था को चलाते थे। इसलिए सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खोज हुई थी, इसलिए इसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मैप के थ्रू आपके आंसर है, तो आप इनको जरूर देखें। अब मैं आपको बेसिकली वो नगर बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन आगे आते हैं। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है लोथल। लोथल जहां पे हल्के साक्ष्य मिले हैं, हल्के साक्ष्य और चावल के साक्ष्य और बाट के साक्ष्य, मतलब जो आपके मापने तौलने की जो सिस्टम था ये आपके लोथल में ही मिले हैं। अब क्वेश्चन से बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो भोगवा नदी किनारे। भोगवा नदी किनारे आपका लोथल विकसित हुआ था। इसके बाद यहां आपका था धौलावीरा। कहां पे? गुजरात के अंदर। ठीक, धौलावीरा के जस्ट बगल में था सुतकोटदा। सुतकोटदा था जो आपका जहां पे घोड़े के अवशेष मिले। क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष। इसके अलावा तो आपका लोथल जो था ये एक बंदरगाह था। किसका? हड़प्पा का एकमात्र बंदरगाह। इसको रंगोई मिला है, रंगोई मिला है, रंगपुर मिला है गुजरात में। रंगपुर में चावल के भूसी के अवशेष मिले हैं। चावल के भूसी के अवशेष। ठीक है दोस्तों, ये आपके गुजरात में मिले हैं। तो गुजरात का अगर नाम पूछे कि रंगपुर कहाँ पे? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल का है आपका गुजरात में स्थित है और नागेश्वर भी आपके गुजरात में ही है। नागेश्वर। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके अलावा अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो था आपका वो राजस्थान में मिला है। कालीबंगा जो स्थान है राजस्थान में है और कालीबंगा से बहुत सारे चीज़ें मिली, जैसे कि आपका हल्के साक्ष्य आपको यहाँ पर भी मिले हैं। अग्नि कुंड, अग्नि वेदी आपका कालीबंगा में ही मिला है। इसके अलावा काली रंग की चूड़ियाँ आपका कालीबंगा में ही मिला है। तो इससे पता चलता है कि कालीबंगा काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण शहर रहा होगा। इसके बाद अगर हम
पंजाब की बात करें तो पंजाब के पास एक नदी है रोपड़, सतलज नदी, वहां मिला आपका ये जगह जिसे कहते हैं रोपड़। पंजाब में एक ही स्थल है जिसका नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शुतका गेंडोर कहाँ है? पश्चिमी पाकिस्तान में। शुतकोटदा कहाँ है? तो आपका गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? तो आपका गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। नागेश्वर गुजरात में। रंगपुर गुजरात में। आपको बता दें कि लगभग अब तक 1400 नगर खोजे गए हैं, जिनमें 940 जो नगर है वो इंडिया में है, बाद बाकी 2 नगर आपके अफगानिस्तान में है, और जो आपका कहते हैं जिसका नाम है आपका है, छोड़ो नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो 2 आपके ठीक अफगानिस्तान में है, और जिनमें 940 आपका इंडिया में बसा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देखेंगे तो आपको इसकी समझ अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके बाद हम कह दें कि आपको हरियाणा में जो मिला है वो मिला है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ठीक। और इसके बाद आपका एक और है बनावली। बनावली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे। और राखीगढ़ी के अंदर जो चीज़ें मिली है उनमें बता दूं आपको कि राखीगढ़ी अभी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जहाँ पे लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के हल, इनके साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा एक ऐसा नगर जहाँ पे 3 तरह के नगर मिले हैं। केवल हड़प्पा के धौलावीरा ही ऐसा शहर जहाँ पे 3 तरह के नगर मिले हैं। मोस्टली आपके 2 तरह के नगर और मिलते हैं। अगर कब्रिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा कब्र आपको कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में ही मिला है। अधिकतर कब्र कहाँ मिले आपको? हड़प्पा में। जबकि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला ही मोहनजोदड़ो कहलाता है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी वर्ड है, सिंधी शब्द है, इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इस प्रकार से हड़प्पा के मैप से आप हड़प्पा के चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपने मैप समझ लिया तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं नहीं बनती है। अगर पतन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का अंत जो हुआ था वो आपके प्राकृतिक आपदाओं के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। तो इस प्रकार से आपके हड़प्पा के सारे क्वेश्चन आपके इसी से कवर होते हैं। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, जहां पर 2 तरह के नगर थे, एक अपर टाउन, एक लोअर टाउन। नगर को दुर्ग के नाम जानते हैं। अपर टाउन का एरिया छोटा ठीक, जनसंख्या अधिक ठीक। लोअर टाउन का एरिया बड़ा, जनसंख्या कम। अपर टाउन की जो बिल्डिंगें थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी, लोअर टाउन की बिल्डिंगें कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। अपर टाउन की नालियां काफी सुंदर ढंग से बनाई गई थी, लोअर टाउन की नालियां थोड़े कच्चे नालियों की तरह बनी हुई थी। इसके अलावा उनके खान पान, उनके रहन सहन, वे शिव की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे ठीक, देवी माता की पूजा करते थे। इसके अलावा सूर्य की पूजा, अग्नि की पूजा, इन सभी देवी देवताओं की वे पूजा आराधना करते थे। राजा के साक्ष्य की बात करें तो वहां पे किसी प्रकार का एक राजनीतिक संगठन नहीं था। वहां के लोग मनके बनाने में काफी ज्यादा ही निपुण थे। वे लोग मनके बनाने के लिए अलग अलग पत्थर का उपयोग करते थे, जैसे कि आपका कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टर्ज, शेलखड़ी, इन सभी पत्थरों को मिला करके इनके अंदर माला गूंथ करके इनके मालाओं को बनाते थे। मनके का अर्थ होता है माला। इसके बाद अगर हम बात करें तो हड़प्पा के अंदर एक मूर्ति मिली है, इसे हम नर्तकी की मूर्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन आपके 12th क्लास के बेस के चैप्टर 1 के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को आराम से देखेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है मगध के ऊपर, जिनमें राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका है आपका टॉपिक अगला, राजा, किसान और नगर का। राजा, किसान, नगर में हम जैसे पढ़ते हैं कि महाजनपद के बारे में, मगध के बारे में। आपको पता होगा कि वैदिक काल के बाद हमारे यहाँ पे मगध जनपद का शुरू होता है।
16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है जनपदों में। ठीक, 16 महाजन पद में सबसे पावरफुल आपका था मगध। मगध की राजधानी राजगीर है। अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप के थ्रू आपको मेन मेन महाजन पद चल जाएगा पता, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कतें नहीं आएगी। दोस्तों बता दूं आपको कि 16 महाजन पद थे, और ये महाजन पद का जो उल्लेख है आपका, ये आपका बौद्ध और जैन साहित्य से मिलते हैं, बौद्ध और जैन साहित्य से। बौद्ध और जैन साहित्य के आधार पर 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें आपका एक आपका अफगानिस्तान में है, जिसका नाम है कंबोज। ठीक, इसके बाद आपका है गंधार पाकिस्तान में। ठीक, एक आपका है मेन आपका बिहार में मगध, आपको मेन पढ़ना है। एक आपका है अवंती, और एक साउथ में आपका है अशमक। ठीक, इसके अलावा यूपी की बात करें तो यूपी में बहुत सारे, जैसे कि आपका मल्ल जनपद कह लो। ठीक, राजस्थान में मत्स्य कह लो। ठीक, हरियाणा में कुरु कह लो। इसके बाद पांचाल कह लो। ठीक, इसके अलावा आपका सुरसेन कह लो, चेदी कह लो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये आपका यूपी में पड़ता है, और ये मगध आपका बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में। मगध के अलावा बिहार में और है, जैसे कि अंग ग्रंथ है, अंग जनपद है। ठीक, इसके अलावा आपका वत्स है। ठीक, इसके अलावा और भी जनपद इधर यूपी में है, तो इनको नहीं पढ़ना। मगध की राजधानी आपकी राजगृह है। ठीक, अवंती की राजधानी आपका माहेश्मती है, माहेश्मती। अशमक की राजधानी आपका पोतली या पोतन। मत्स्य की राजधानी आपका विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक, और गंधार क्या पता है आपको, तक्षशिला। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मैप के थ्रू याद है तो आप आराम से इसको बता देंगे। लेकिन हमारे टॉपिक में मेन टॉपिक क्या है, मगध। अब हम मगध पर ध्यान दें तो मगध के बारे में पढ़ने के लिए हमें ध्यान देना है कि मगध के अंदर कितने वंशों ने राज्य किया। तो मगध के अंदर प्रमुख जो वंश थे, उनमें पहला वंश आपका था हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश। दूसरा आपका था नागवंश। तीसरा आपका था नंदवंश। चौथा आपका था मौर्य वंश। पांचवा आपका था शुंग वंश, और छठा आपका था कनव वंश। ये आपके, इसके अलावा लास्ट आपका था सातवाहन वंश। इस प्रकार से मगध जनपद में इन जनपदों ने, इन वंशों ने अपना राज्य और शासन स्थापित किया था। अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का पहला शासक आपका बिंबिसार था, जिसका बेटा अजातशत्रु। नाग वंश की बात करें तो शिशु नागपाल। नंद वंश की बात करें तो महापद्मंदन, महापद्मंद। और मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमें यहीं तक पढ़ना आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होगा कि चाणक्य की सहायता से उन्होंने महापद्मंदन के बेटे ग्रहानंद को मगध साम्राज्य से हराया और इसको वहां से भगा दिया, मार दिया। इसके अलावा वहां पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य सबसे महान शासकों में से एक था। इसके अलावा इसका बेटा
बिंदुसार आया और बिंदुसार के बाद अशोक आया। अशोक बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ क्योंकि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की और कलिंग युद्ध के बाद अपना सारा कुछ छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सभी को शांति का मार्ग दिखाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद शिलालेख खुदवाए, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। इनके लेख को 3 भागों में बांट दिया गया, लघु शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। इन 3 भागों के आधार पर अशोक के बारे में हमें जानने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें तो अशोक के धम्म जो है हमें 11वें शिलालेख से मिलते हैं। 11वें शिलालेख जो आपका है अशोक का वो। इसके अलावा आपका 13वें शिलालेख से हमें अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। उपगुप्त की सहायता से हम जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उपगुप्त बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा महंत था, जिसे हम एक तरह से बौद्ध भिक्षु कहते हैं। ठीक, इसके अलावा मगध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जो था काफ़ी अच्छा शासन स्थापित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक ने मगध का काफ़ी विस्तार किया, लेकिन अशोक जैसे मरता है उसके मरने के बाद मौर्य साम्राज्य का अंत होना शुरू हो जाता है और मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चलता है। ठीक, इस प्रकार से मगध साम्राज्य में मौर्य सबसे शक्तिशाली शासन जो था मौर्य का, वो भी आपका खत्म हो जाता है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष पर अपना शासन स्थापित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही आपका सेल्यूकस जो है भारत पर अटैक करता है और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच एक युद्ध होता है। इसके अलावा सिकंदर और राजा पोरस के साथ युद्ध होता है, जिसे हम हेपेटाइटिस के युद्ध कहते हैं। ठीक, हेपेटाइटिस के युद्ध के दौरान आपका पोरस राजा की हार होती है और सिकंदर जीत जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि चाणक्य की नीति से सिकंदर को यहाँ से भगाया जाता है और सिकंदर की मृत्यु वापस जाते हुए बेबीलोन में हो जाती है। जब सेल्यूकस अटैक करता है तो सेल्यूकस के बीच युद्ध होता है और युद्ध के दौरान जो आपका सेल्यूकस से हारता है और हारने के बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी उसकी सेल्यूकस की बेटी कार्नेली, से हम हेलेना कहते हैं, उससे हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही एक इतिहास का आपका विदेशी यात्री आता है जो कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत होता है, जिसे हम कहते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी पाटलिपुत्र में रह करके, जिसका नाम है इंडिका। इस बुक के माध्यम से हम जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी जानकारियां जानते हैं और इसके आधार पर हम मौर्य साम्राज्य को समझ पाते हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य के अंदर अशोक के मरने के बाद नीतियां खत्म हो गई और मौर्य साम्राज्य का अंत होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको समझने हैं और आप जो है मौर्य साम्राज्य को बखूबी रूप से समझ पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बंधुत्व जाति और वर्ग में। तो बंधुत्व और जाति वर्ग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपको बता दूं मैं आपको कि सबसे पहली चीज कि महाकाव्य क्या होता है। काव्य, महाकाव्य एक ऐसा काव्य होता है जिनमें 2 व्यक्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक से बताया जाता है। जैसे कि हमने देखा 2 तरह की महाकाव्य की रचना हुई थी। प्राचीन काल में 2 महाकाव्य थे, एक आपका रामायण और एक आपका महाभारत। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास ने की थी। दोनों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। इसके आधार पर जो है हम पूरे महाभारत काल को समझ और रामायण काल को समझ पाते हैं। ठीक, 2 महाकाव्य थे, एक आपका रामायण और एक आपका महाभारत। महाभारत और रामायण काल में पितृसत्ता का बहुत ज्यादा ही वर्चस्व था। पितृसत्ता एक ऐसा सत्ता होता है जिसमें हम देखते हैं कि पिता के मरने के बाद जो बड़ा पुत्र होता है वही घर का शासन और राज्य का शासन चलाता है। इसका 2 उदाहरण आप देखने मिलते हैं। रामायण में राम बना और महाभारत में पता आपको पांडु बना था। इसके अलावा बड़े भाइयों को ही राजगद्दी दी जाती है। इसके अलावा इसमें हम पढ़ना है कि मातृसत्ता क्या होता है। मातृतंत्र का मतलब मातृसत्तात्मक और तंत्र अलग अलग होता है। मातृतंत्र मतलब होता है कि माता जहाँ पर शासन हो, और मातृसत्ता का मतलब जहाँ पे माता जो है राज्य करता हो और माता के नाम पे जो है वंश चलता हो, उसे हम कहते हैं मातृवंश। ठीक, इसके आधार पर हम इनको समझते हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक में पढ़ना क्या है, चांडाल के बारे में। चांडाल कौन होते हैं, एक वर्ड में समझना आपको कि चांडाल वे लोग होते हैं जो मरे हुए लोगों की
अंतिम क्रिया करते हैं। इनको गांव में घूमने फिरने की अनुमति नहीं थी। ये लोग गांव में जब भी जाते थे दिन के समय जाते थे और थाल करताल को बजा कर जाते थे। इन्हें देखना तो दूर, छूना तो दूर, इन्हें दूर से नजर आना भी लोग पाप समझते थे, इसलिए ये अक्सर गांव से बाहर ही रहते थे। ये लोग फेंके हुए वस्त्रों को पहनते थे और लोहे के आभूषण ये लोग पहनते थे। इस प्रकार से चांडाल जो लोग थे वो काफी ज्यादा ही अछूत समझे जाते थे। इसी में हम पढ़ते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व एक तरह से चांडाल बस्ती का निवासी था और उसने भी काफी ज्यादा ही कष्ट झेला और अंत में वे चांडालों की बस्ती में गया, जहां उसका एक नगर में गया। नगरों में उनकी पिटाई हुई और पिटाई के बाद उनकी विवाह हुआ। विवाह करने के बाद वो सन्यासी धारण करता है। इसके अलावा मनुस्मृति के अनुसार जो महिला और पुरुष थे इनके कमाने के तरीके थे। महिला जो थी वो 6 प्रकार से धन कमाती थी, बल्कि पुरुष जो थे वो 7 प्रकार से धन को कमाते थे। इस प्रकार से इनके धन कमाने के कई तरीके भी थे। महाभारत काल में राक्षसी का बेटा हिडिंबा के बेटा घटोत्कच था, जो लड़ते लड़ते महाभारत में अपने आप को वीरगति को प्राप्त किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाभारत काल में घटोत्कच ने भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह की थी। तो ये महाभारत काल से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, उनको आपको पढ़ना होगा और इसके बाद आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन फंसने के चांसेस बनते हैं। अगला आपका टॉपिक जो है वो आपका है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको डेट बाय डेट सब कुछ आपको पढ़ना होगा। जैसे कि ये हो गया आपका बौद्ध धर्म और ये हो गया आपका जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? तो आपका लुम्बिनी में। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, जो आपके कपिल वस्तु के शाक कबीले के मुखिया थे। मौसी गौतमी, माता के मरने के बाद महात्मा बुद्ध का लालन पालन मौसी गौतमी ने की थी, इसलिए नाम उसका नाम गौतम पड़ा था। पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बौद्ध ज्ञान हुई थी। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर बार को त्याग दिया। जिस दिन वो घर त्यागे थे तो इन्हें गृह त्याग को के दिन को जो उनके जो निशानी है उन्हें हम घोड़ा कहते हैं। ठीक, उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और मृत्यु उनकी कुशीनगर में 483 ईस्वी में हो चुकी थी। कुशीनगर आपका मल जनपद का एक राजधानी था। स्थापना जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने करी थी। इसके पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव थे। 23वें आपके पार्श्वनाथ, जबकि आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनके जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 में कुंडल ग्राम, जो आपका वैशाली बिहार में पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें राजगीर में हुई थी और गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की तरह ही किए थे। माता इनके यशोदा और पिता इनके सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध नहीं बल्कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनके पिता का नाम यहाँ पे सिद्धार्थ है। बेटी इनके प्रियदर्शनी थी और दामाद इनका जमाली था, जो इनका पहला शिष्य बना था। मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। जबकि इनका जो पहला शिष्य था वो आनंद था और पहली महिला शिष्य गौतमी इनकी मौसी थी, जबकि इनका पहला शिष्य इनका दामाद जमाली था। इसके अलावा महात्मा बुद्ध से एक क्वेश्चन बनता है कि स्तूप क्या होता है। स्तूप एक ऐसा जगह होता है जहां पे बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के अवशेष को गाड़ करके रखा गया है। बहुत सारे स्तूप हैं, इनमें सांची के स्तूप सबसे महत्वपूर्ण है। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सांची नामक स्थान पर बनाया गया था। ठीक, सांची के स्तूप जो है आज भी जीता जागता उदाहरण है बौद्ध धर्म को समझने के लिए। सांची के स्तूप निर्माण सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में किया है। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया क्योंकि इसकी संरक्षण नहीं पाई थी और इसकी खुदाई सबसे पहले हो चुकी थी। स्तूप एक टीलाकार रचना होता है जिसको जो है अर्धगोलाकार अंड भी कहते हैं और इसके अंदर जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती है। आप मैप के थ्रू भी इनको समझ सकते हैं। अगली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के
काफ़ी अच्छे से वीडियो मैंने तरीके से बना रखा है, उनको आप जा करके देख सकते हैं। आपका अगला जो वीडियो है वो आपका भक्ति, सूफी और परंपरा है। उनमें आपको ज़्यादा नहीं 3 लोगों के बारे में मेन रूप से आपको पढ़ना होता है। एक आपका कबीर दास जी, कबीर, बाबा गुरु नानक और मीराबाई। भक्ति आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मीराबाई भक्ति आंदोलन की सबसे प्रमुख कवित्री में से एक थी, जो कृष्ण भक्त थी। इन्होंने कृष्ण को के भक्त के आधार पर उन्हें अपने घरवार को त्याग दिया और अपने आप को कृष्ण में लीन कर ली। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास जी का जन्म और मरण का कोई पता नहीं है और कहाँ जन्मे यही पता नहीं है। कबीरदास जी का गुरु रामानंद थे। इसके अलावा कबीरदास की भाषा सुदूकरी भाषा जनसाधारण में कही जाती है। कबीरदास जी जो है अपने टाइम के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इनके दोहों से इन्होंने लोगों को अपने संदेश उजागर करवाए हैं। बाबा गुरु नानक की बात करें तो ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिख धर्म में इसका काफ़ी योगदान रहता है और ये भी कबीरदास की तरह थे, लेकिन इनका जन्म 1498 में आपका पंजाब के अंदर, जो पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब है, वहाँ पे पश्चिमी पंजाब में आपका तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। और बाबा गुरु नानक जो के पिता जो थे वो एक कृषक थे। उन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया, इन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इनका अधिक समय संत गुरुओं के साथ बीतता था। इन्होंने धीरे धीरे इनका विवाह हो गया, लेकिन इन्हें वैवाहिक जीवन में इनका मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने भक्ति आंदोलन का मार्ग चुना और लोगों को संदेश देना शुरू किया। तो भक्ति आंदोलन में आपके मीराबाई और कबीरदास और बाबा गुरु नानक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर सूफी आंदोलन की बात करें तो आपका निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और बख्तियार काकी, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है तो आपका दिल्ली में ही है। ठीक, इसके अलावा हम बता दें आपको कि मीराबाई जो थी वो राजस्थान के मेवाड़ कुल से संबंधित थी। इनका विवाह जो है राजपूत कुल में हुआ था, लेकिन ये वैवाहिक चीज़ों को संभाल नहीं पाई, जिस कारण से इन्हें घर से निकाल दिया गया। और घर से निकालने के बाद उन्होंने विभिन्न तरह के वस्त्र पहने और कृष्ण भक्ति में गरीबी को की सहायता करते हुए अपने आप को अमर कर ली। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास जी के बचपन में ही माता पिता गुजर चुके थे। इनका लालन पालन जो है एक दंपत्नी नीरू और नीमा जो जुल्हा थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया, जबकि गुरु थे जो थे वो रामानंद गुरु थे। बाबा गुरु नानक की जो है इनका जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था। इस प्रकार से सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। भक्ति आंदोलन का मेन रूप है कि हिंदुओं में जो बुराइयां हो गई थी उनको दूर करना था, और सूफी आंदोलन का अर्थ है कि जो मुसलमानों में जो बुराइयां हो चुकी थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपके सूफी आंदोलन का उदय हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की स्थापना कब की थी? सन 612 में। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 में हुआ था। इनकी मृत्यु 632 में हुई थी। ठीक, इन्होंने हिजरी सन की शुरुआत की 622 में और इस्लाम धर्म की स्थापना 612 में हुई थी। इस प्रकार से इनके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो आपका है विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य में आपके मेन टॉपिक्स आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं कि कहां से क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। में किसने की थी? हरिहर और बुक्का राय। हरिहर और बुक्का राय। ये कहाँ के थे? तो आपके कर्नाटक में के थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई थी। इसकी नींव हरिहर और बुक्का राय ने रखी थी। इसमें पढ़ना क्या है? तो जल की प्रॉब्लम, जल की समस्या। दूसरा महानवमी डिब्बा। तीसरा किलेबंद। ठीक, इसके अलावा नायक और अमरनायक प्रणाली।
इसके अलावा आपका जो बनता है वो बनता है आपका मंदिरों के बारे में, मंदिरों की विशेषता। तो दोस्तों जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जल की प्रॉब्लम। तो इन्होंने जलाशय बना करके जल की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया। उनके प्रमुख जलाशय थे कमलपुरम जलाशय, इसके अलावा कुंड थे हिरिया कुंड। ये जलाशयों को के अंदर नदी और वर्षा के पानी को इकट्ठा करते थे, क्योंकि इनके पास एक ही नदी थी तुंगभद्रा और वही पानी का स्रोत था, लेकिन उस नदी के पानी से इनको पूरा भरपाई नहीं हो पाता था। इसलिए इन्होंने छोटे छोटे और बड़े बड़े नहर बना करके जल की समस्या को पूरा किया। कृष्णदेव राय ने भी काफ़ी ज़्यादा ही अपने नहर बनाए थे, जिनके बारे में इतिहासकारों ने काफ़ी खूब लिखा है। महानवमी डिब्बा की बात करें तो महानवमी एक प्रकार का बहुत बड़ा मंच था, जहां पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में 9 दिन के नवरात्र के त्यौहार आयोजित होते थे। महानवमी अर्थात महान 9वां दिन नवरात्रि के त्यौहार यहीं पे मनाते थे। इसका जो स्क्वायर आधार था ये लगभग 11,000 वर्ग फीट का था, 11,000 वर्ग फीट का था, और इसकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 40 फीट की ऊंचाई थी। दशहरे के टाइम में यहाँ पे त्यौहार का आयोजन होता था और यहाँ पे जो है ये नगर के बीचों बीच में स्थित था। इसके अलावा यहाँ पे जो है मूर्ति पूजा, अश्व पूजा की जाती थी, मेले का आयोजन होता था, कुश्ती भी यहाँ पर की जाती थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका महानवमी डिब्बा भी आप समझ पाएंगे। किलेबंदी की बात करें तो अब्दुल रज्जक एक बहुत बड़े यात्री थे जो मुगल दरबार में आया था और ये विजयनगर साम्राज्य में भी आया था। इसने विजयनगर किलेबंदी के बारे में लिखा कि विजयनगर किलेबंदी 7 भागों में बटा हुआ था। इस प्रकार से 7 भागों कैसे बने हुए थे उनको जो है आप अलग प्रकार से वीडियो में समझ पाएंगे, क्योंकि इतने टाइम है नहीं कि मैं आपको इनके किलेबंदी के बारे में अच्छे तरीके से समझाओ। नायक और अमरनायक प्रणाली की बात करें तो नायक और अमरनायक विजयनगर की सबसे बड़ी खोज थी, जो एक प्रकार की फौज थी, जिनमें अमरनायक जो था किले के अंदर और नायक किले के बाहर रह करके किले की रक्षा करते थे। नायक का मेन काम था उपजाऊ भूमि को खोजना और राजा को प्रत्येक साल उपहार देना, इसके अलावा बाहर से किले की रक्षा करना। अमरनायक का यह काम था कि वे राज्य के अंदर रहकर किले के अंदर रहकर के किले की रखवाली करना और टैक्स वसूलना इसका मेन काम था। ठीक इस प्रकार से अमरनायक ने अपना अहम योगदान दिया। मंदिर की बात करें तो विजयनगर समाज में छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे, जिनमें हजाराम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, ठीक ये सभी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुछ मंदिर आपके नगरीय केंद्र में, कुछ मंदिर आपके शासकीय केंद्र में स्थित थे। हजाराम मंदिर जो था वो राजा का प्रतीक था। राजा जो थे वह भगवान की ओर से ही पूजा करते थे और अपना जो थे शासन स्थापित करते थे। मंदिरों के एक मेन बात यह थी कि उनका गोपुरम द्वार होता था जो काफ़ी ज़्यादा ही ऊंचा होता था। जो राजा ज़्यादा पावरफुल था वे जो है उतने अच्छे ही मंदिर बनवाते थे और उतने अच्छे ऊपर ऊंचे जो है गोपुरम द्वार बनाते थे। ये आपको विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलेगा। विजयनगर की जो राजधानी थी वो आपका हम्पी थी और विजयनगर का अंत जो है बहमनी राज के साथ युद्ध करने से सन 1565 में राम राय उस समय का शासक था। तालीकोटा के मैदान में युद्ध हुआ, तालीकोटा के मैदान में युद्ध हुआ और युद्ध में जो राम राय मारा जाता है और विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो आपका सन 1565 में। शासक कौन था, तो राम राय। विजयनगर की स्थापना किसने की, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यापारी भाई ने की थी। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली के शासक आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको वीडियो को अंत करता हूं। जब आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उस पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।